Good morning, all. Today I will start with the next sections of value of supply, which is section 54 and 15 subsection 5. And today I will discuss with 15 subsection 4 with their valuation rules. So I already told in earlier videos that the section 15 subsection 4 will apply only when the value cannot be determined in a section 15 subsection 1. And 15 subsection 4 consists of the valuation rules of 22 from 27 to 31. Okay, so what it states that this section states that if the value of supply cannot be determined under 15 subsection 1, then valuation rules under section 27 to 31 to apply. मतलब हम इसे और क्या कह सकते हैं, हम उसमें पढ़ा था कि when supply where transaction value cannot be determined. ठीक है, हमें कब लगेगा when supply where transaction value cannot be determined. सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन, उसमें बताया था कि अनरिलेटेड पर्सन के बीच में होना चाहिए 15 सबसेक्शन 1 में. एंड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन एनी अदर कंसिडरेशन नॉट डिटर्मिनेबल. ठीक है, तो इस केस में हम 15 सबसेक्शन 4 के वैल्यूएशन रूल्स को अप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट वैल्यूएशन रूल्स है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर द कंसिडरेशन इज़ नॉट होली इन मनी. मतलब इसमें कंसिडरेशन पार्टली इन मनी है, पार्टली इन अदर फॉर्म अदर प्रोडक्ट्स है. तो ये आपका रूल 27 ऑफ CGST रूल 2017 है, जहाँ कंसिडरेशन आपका होली मनी में नहीं होता है. ठीक है, तो फर्स्ट केस में होता है कि इसमें ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई. ठीक है, अब मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई का आपको क्या कह सकते हैं इसमें, इसका मतलब है कि अगर आप किसी अनरिलेटेड पार्टी से डील करेंगे तो आप उसमें सारी वही सिचुएशंस लेके आप क्या अनरिलेटेड पार्टी से क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो आपकी कोई प्रोडक्ट की, कोई वैल्यू की, गुड्स की या सर्विसेज की, तो उस केस में आप क्या वैल्यू कंसीडर करेंगे, वो आपकी होती है ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई. सेकेंड पॉइंट है सम टोटल ऑफ मनी एंड FMB नॉट इन मनी इफ़ A इज़ नॉट एप्लीकेबल. अब इसमें है कि पार्टली इन मनी है, पार्टली इन अदर प्रोडक्ट है. सपोज़ कीजिए कि मैं किसी को अपना फ़ोन सेल कर रही हूँ, और मुझे कंसिडरेशन किस फॉर्म में दे रहा है, हाफ मनी के फॉर्म में, हाफ उन्होंने मुझे कोई प्रोडक्ट दे दिया, पेन दे दिया, डिजिटल पेन दे दिया. तो अब वो डिजिटल पेन की तो कोई वैल्यू में पता नहीं है, तो हम उसकी FMB ले लेंगे, और उसकी जो FMB होगी प्लस जो उसने मुझे मनी कंसिडरेशन दिया है, उसका जब मैं टोटल करूँगी तो वो मेरी वैल्यू ऑफ दैट गुड्स या सर्विसेज जो मैंने सप्लाई करी है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, तो और मैं आपसे कहूँ, अब थर्ड पॉइंट है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी इफ़ A एंड B इज़ नॉट एप्लीकेबल. अब लाइक काइंड एंड क्वालिटी वो अगर उसको A और B एप्लीकेबल नहीं होते, इफ़ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज़ नॉट डिटर्मिनेबल एज पर द ओपन मार्केट एंड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी वैल्यूज़, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द लाइक काइंड एंड क्वालिटी. अब ये इस केस में आप लाइक काइंड क्वालिटी का क्या मतलब है कि वो आपका आइडेंटिकल नेचर में हो, गुड सेम तरीके के हों, ये ना हो कि अलग अलग तरीके के हों, सेम तरीके से, मतलब सिमिलैरिटीज़ हों, आइडेंटिकल नेचर हो उनका, तो हम वो वाला गुड से लेंगे. अब इसमें से हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, वो चाहे ओपन मार्केट वैल्यू ले ले. अगर हाफ पार्ट में है तो हाफ पार्ट में वो सेकंड वाला पॉइंट आएगा, और अगर वो नहीं चाहे तो वो लाइक काइंड एंड क्वालिटी एप्लीकेबल कर सकता है. अगर A और B एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो ये कर सकता है, तो इसमें से वो कोई भी अप्लाई कर सकता है. ठीक है, ये आपका रूल 27 है. इसको जब मैं इलस्ट्रेशंस जो आपकी ICMA स्टडी मैट में दे रखी हैं, अगर उससे जब मैं रिलेट करूँगी तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा. उसमें बहुत अच्छे से आपको एग्जांपल्स भी दे रखे हैं. ठीक है, तो अब मैं सेकेंड रूल पर आ रही हूँ. नहीं, पहले ऐसे पढ़ लेते हैं. हाँ, ये रूल 30 और रूल 31 भी है इसमें आपका. ठीक है ना, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई लाइक काइंड एंड क्वालिटी A B एप्लीकेबल नहीं है तो वो होगा. और नेक्स्ट जो आपका है कि रूल 30 और रूल 31 के हिसाब से भी लगेगा, कि मतलब अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं लग रहा तो रूल 30 और 31 लगा सकते हैं. अब रूल 30 किस बारे में बात करता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन कॉस्ट. ये कॉस्ट बेसिस पे वैल्यू निकालता है. तो ये सिंपली आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बोल रहा है, ये स्ट्रेट कैलकुलेशन दे रहा है. तो वैल्यू क्या होगी इसमें, 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन.
जो आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आ रही है, आपने कोई एक्वायर करा है तो उसकी कॉस्ट आ रही है, तो आप इस केस में उसका 110% सीधा आप उसकी वैल्यू ले लेंगे रूल 30 में, अगर कुछ भी तीनों में से एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। और 31 आपका एक रेजिडुअल मेथड है जिसे हम बेस्ट जजमेंट मेथड भी कहते हैं। अब ये मेथड क्या कहता है, इफ़ प्रोवाइडेड दैट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 27 to रूल 30, वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग रीजनेबल मीन्स कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स एंड जर्नल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15। अब सेक्शन 15 के आप इसमें जर्नल प्रोविजंस लगा देंगे और चैप्टर 4 ऑफ CGST रूल 2017 लगा देंगे, तो उस हिसाब से आप फिर सेक्शन 15 के प्रोविजंस लगा देंगे 31 के सेक्शन में। 31 वाला जो आपका रूल है उसमें से हम बेस्ट जजमेंट मेथड भी कहते हैं, बेस्ट जजमेंट मेथड भी कहते हैं, जिसमें हम सेक्शन 15 के जनरल प्रोविजंस लगा के वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कहते हैं हम इसे कह सकते हैं, इट मीन्स एफर्ट शुड बी मेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर टू डिटरमाइन बाय यूजिंग हिज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब सर्विसेज के केस में क्या, ही तो गुड्स के केस में है, पर हम सर्विसेज केस में क्या होता है, हम तीनों में से कोई अप्लाई तो कर सकते हैं, बट सर्विसेज केस में हम 31 को पहले 30 से पहले अप्लाई कर सकते हैं, ये सिर्फ सर्विसेज के केस में। ठीक है, तो दिस विल कंप्लीट रूल 27 एंड नाउ आई विल कंटिन्यू विथ नेक्स्ट रूल विच इज़ रूल 28 ऑफ CGST रूल्स विच टॉक्स अबाउट द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन अदर देन थ्रू एन एजेंट। ये आपने सप्लाई के चैप्टर में भी पढ़ा होगा, डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन। सप्लाई शेड्यूल 1 के केस में आपने पढ़ा होगा, तो विदाउट कंसिडरेशन भी होगा तो हम उसे सप्लाई मानते हैं। ठीक है, आप वहाँ से रिलेट कीजिए। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 सेक्शन 4 और 25 ऑफ सेक्शन 25 सेक्शन 4 ऑफ द CGST रूल 2017 और वेयर द सप्लाई एंड रिसिपिएंट आर रिलेटेड अदर देन वेयर द सप्लाई इज मेड थ्रू एजेंट। अभी एजेंट वाला पार्ट इसमें कवर्ड नहीं है, अदर देन थ्रू एजेंट है, जो एजेंट वाला पार्ट है आपका रूल 29 में है। अब इस केस में क्या लेंगे हम, अब ये मैंने बोला कि मनी कंसिडरेशन में है, तो इसमें अब ऐसे तो है नहीं, तो फेयर मार्केट वैल्यू वाला जो मैंने बोला था प्रोडक्ट वाला पार्ट है, हाफ मनी कंसिडरेशन में वाला पार्ट तो अब है नहीं, तो वो वाला पॉइंट भी यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा, तो ओपन मार्केट वैल्यू वाला रहेगा सेम एज इट इज़। और अगर ओपन मार्केट वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी और सिमिलर नेचर में हो, हम दोनों चीज़ों को कंपेयर कर सकें। और अगर ए और बी से डिटरमाइन नहीं है तो हम 30 और 31 लगाएंगे, जो अभी हमने पहले पढ़ लिया। तो इसमें सिर्फ FMV वाला पॉइंट जो है वो वाला FMV और मनी इन कंसिडरेशन वाला पार्ट जो है पार्टली वाला, वो वहाँ पे कंसीडर नहीं होगा। इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, प्रोवाइडेड वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई। अगर सपोज कीजिए X एंड Y हैं, पहले चलो पूरा पॉइंट पढ़ लेते हैं हम पहले। प्रोवाइडेड वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज सच बाय द रिसिपिएंट, द वैल्यू शैल बी एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर be an amount equivalent to 90% of price charged of the supply of goods of like and quality by the recipient to his customer not being a related person। अब ये क्या कह रहा है, एक बार पढ़िए, फर्स्ट पॉइंट पढ़िए। प्रोवाइडेड वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज सच बाय द रिसिपिएंट। जैसे सपोज करिए एक्स है, एक्स सप्लायर है, वाई रिसिपिएंट है। ठीक है, अब वाई ने फर्दर सप्लाई करी, ठीक है, वाई ने फर्दर सप्लाई करी जेड को, बट जो सप्लाई करी उसने वो एक अनरिलेटेड पर्सन, हमें यहाँ बोल रहे हैं कि ना नॉट बीइंग अ रिलेटेड पर्सन, इट शुड बी अनरिलेटेड पर्सन, और उसने एज सच सप्लाई करी है, मतलब विदाउट एनी चेंज सप्लाई करा है उसने, एकदम एज सच सप्लाई करा है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करा, एज सच सप्लाई करी है वाई ने जेड को। ठीक है, अब वाई ने जेड को जो सप्लाई करी है, एज सच जो सप्लाई करी है, उसका लाइक काइंड एंड क्वालिटी का गुड्स, उसका 90% इक्विवेलेंट अब एक्स वाई से चार्ज कर सकता है। ठीक है, मतलब एक्स ने वाई को करी सप्लाई, वाई ने एज सच जेड को कर दी। अब जो वाई ने जेड को करी, उस गुड्स का लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाला गुड्स की जो वैल्यू होगी उसका 90% एक्स वाई से चार्ज कर सकता है। ये ऑप्शनल है, आप और कोई भी ले सकता है, ओपन मार्केट वैल्यू ले सकता है, वो और कोई लाइक एंड क्वालिटी ले सकता है, वो ये अगर नहीं है तो वो ये भी ले सकता है।
provided further that where the recipient is eligible for full ITC, the value declared in the invoice shall be deemed to be the open market value of such goods. जहाँ पे रिसिपियंट फुल ITC के लिए एलिजिबल है तो वैल्यू जो इन्वॉइस में लिखी है हम उसी को ही ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे. अब नेक्स्ट रूल है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव फ्रॉम एन एजेंट. पहले था आपका, एक बार रिकॉल कर लें, फर्स्ट क्या था, रूल 27. वो टॉक्स अबाउट वो क्या बोल रहा था, वेज कंसिडरेशन इज़ नॉट होली इन मनी. सेकेंड के केस में है कि अदर देन थ्रू एजेंट, डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन के बीच में. और थर्ड है थ्रू मनी मेड और रिसीव फ्रॉम एन एजेंट. अब इसमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है. मैंने ऊपर जो डिस्कस किया, बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स बीइंग सप्लाइड, यहाँ पे अब मनी वाला बात हो रहा है तो फेयर मार्केट वैल्यू वाला बात नहीं आएगा जो रूल 27 में आ रहा था. तो इसमें अब 3 ऑप्शन रह जाते हैं, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स बीइंग सप्लाइड, और एट द ऑप्शन ऑफ सप्लाई भी 90% ऑफ प्राइस चार्ज द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक क्वाइंट एंड क्वालिटी बाय द रिसिपिएंट टू हिज कस्टमर, not being a related person, it should be an unrelated person, where the goods are intended for further supply by the said recipient. यही सेम वाला पॉइंट है, ओपन मार्केट वैल्यू ये वाला वैल्यू, या where the value of goods is not determinable. अगर क्लॉज ए में वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं हो रही तो सेम शैल बी डिटरमाइंड बाय एप्लीकेशन ऑफ रूल 30 और 31. अभी 30 वाला तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के केस में कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का 110% था, और 31 वाला आपका बेस्ट जजमेंट मेथड था जिसमें आप सेक्शन 15 के प्रोविजन अप्लाई करेंगे वैल्यू निकालने के लिए. ठीक है, इस स्टेट में ये आपका सेक्शंस लगेंगे. तो आज मैंने ये यहाँ तक ही आपके रूल्स हैं, बाकी नेक्स्ट सेक्शन में अगले में कवर करूँगी. तो इससे रिलेटेड रूल 27, रूल 28, रूल 29, रूल 30 एंड रूल 31, ये सब आपके सेक्शन 15 सब सेक्शन 4 में कवर है. और ये इक्वली एप्लीकेबल आपके CMA इंटर में आ जाते हैं, CMA फाइनल में भी आपको डिस्कशन में मिलेंगे, एंड CA फाइनल में भी, ग्रुप 2 में भी आपको ये डिस्कशन में मिलेंगे, क्योंकि CA इंटर में सिर्फ आपका सेक्शन 13 तक एप्लीकेबल है, और मतलब सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 तक डिस्कशन है उनका. 15 4 सब सेक्शन 4 एंड 5 उनका CA फाइनल ग्रुप 2 में है. सो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो और ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. अभी देखिए मैंने मार्क कर रखे, हाँ अभी देखिए एग्जाम्पल 103 है. वेयर अ न्यू फोन इज सप्लाइड फॉर 20,000 along with the exchange of an old phone, and if the price of the new phone without exchange is 24,000, तो इस केस में ओपन मार्केट वैल्यू क्या होगी. आपका रूल 27 है जिसमें हम बात कर रहे थे कि हमने 20,000 का फ़ोन है अलोंग विद एक्सचेंज ऑफ ओल्ड फ़ोन आ रहा है, मतलब एक में प्रोडक्ट भी है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 4,000 की है. देखिए, वेयर द न्यू फोन इज सप्लाइड फॉर 20,000 अलोंग विद द एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड फोन, एंड इफ द प्राइस ऑफ द न्यू फोन विदाउट एक्सचेंज इज़ 24,000, तो आपकी टोटल वैल्यू उसकी 4,000 प्लस 24,000 हो जाएगी, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू 4,000 आ रही थी और न्यू वैल्यू 20,000 आ रही थी. ठीक है, तो ओपन मार्केट वैल्यू आपकी 24,000 हो जाएगी इस केस में. ठीक है, एक मिनट. इसमें आई थिंक कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है ना.
नेक्स्ट आपका है ए मिस्टर ए बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन सेल्स टीवीज टू ऑल कस्टमर्स एट 45,000 ही सप्लाई न्यू टीवी फॉर 4,000 अलोंग विद एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड टीवी। अब इसमें ओपन मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 45,000 हो जाएगी। जो वो कस्टमर्स को सेल आउट कर रहा है वो वैल्यू हो जाएगी 45,000 की। अब एक्सचेंज में कर रहा है बट टोटल वैल्यू तो 45,000 बनेगी ना। और उसने 45,000 में करेगा, 45,000 बन रही है, जो ऑल कस्टमर्स एट 45,000 बन रही है जो वैल्यू पे बेच रहा है। तो ओपन मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी टीवी की 45,000। नेक्स्ट है आपका मिस्टर एक्स लिमिटेड इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कार एंड सेल्स द कार इन द ओपन मार्केट एट अ प्राइस ऑफ 11 लाख एंड मिस्टर एक्स लिमिटेड प्रोवाइडेड द कार टू हिज कंपनी ऑडिटर इज ओनली फॉर 9 लाख। In return, auditor provided auditing services to Messrs X Limited and charged 5,000 with the condition that company will be provided the car at the price of 9 lakh. अब इसने बोल रहा है 27 का रूल 27 सबसेक्शन ए का हिसाब से वैल्यू निकालेंगे, जैसे ओपन मार्केट वैल्यू। और ओपन मार्केट वैल्यू किसको ओपन मार्केट वैल्यू क्या, जब हम किसी अनरिलेटेड पर्सन को सेल आउट करेंगे तो हम क्या ट्रांजेक्शन वैल्यू चार्ज करेंगे। अभी जो ओपन मार्केट में ही सेल कर रहा है तो उस केस में ये वैल्यू चार्ज कर रहा है 11 लाख। भले ही वो यहाँ पे 9 लाख की प्रोवाइड कर देगा, उसने ऑडिटिंग सर्विस की 9 लाख है, ये हमारा कोई इसमें डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। बट इसमें इसने बोला है कि 27 ए के हिसाब से करना है, दैट इज़ ओपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से करना है। तो ओपन मार्केट वैल्यू हमने वैसे ही पढ़ा था कि अनरिलेटेड पार्टी से अगर कोई सेल आउट कर रहा है तो उस केस में वो क्या ट्रांजेक्शन वैल्यू चार्ज करेगा, वो उसको हम ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे कार का, दैट इज़ 11 लाख। और ट्रांजेक्शन वैल्यू 11 लाख होगी जिस पे जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मिस्टर एक्स लिमिटेड इज़ द सप्लायर ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड सच सर्विसेज टू वाई लिमिटेड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर वाई लिमिटेड इज टू पे मंथली 1 लाख and in the month of November Mr. Y Limited supply uniforms to all employees of Messrs X Limited by spending 20,000 and as a result Messrs X Limited raised the bill for 80,000 in the month of November. In the given case Mr. X Limited received consideration of security services partly in money 80,000 partly in kind. ठीक है, इस केस में इसने कंसिडरेशन रिसीव करी है पार्शली इन द टर्म्स ऑफ मनी 80,000 एंड पार्शली इन काइंड। तो अब इसमें हमने पढ़ा था पार्शली इन काइंड और उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या हो जाएगा 20,000 हो जाएगा, क्योंकि जब वाई लिमिटेड ने यूनिफॉर्म ऑल एम्प्लॉयज़ को कर रहा है बाय स्पेंडिंग 20,000, दैट विल बी यूनिफॉर्म की मॉनेटरी वैल्यू क्या है 20,000 है और 80,000 आपका कंसिडरेशन में है, तो आपकी जीएसटी लेविड हो जाएगी 1 लाख पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाइडलाइंस अकेडमी टीचिंग और कोचिंग वर्डिंग CMA's ट्यूशन फी ऑफ गाइडलाइंस अकेडमी कैन बी कंपेयर्ड विद अनदर अकेडमी ऑफ सेम काइंड एंड नेचर। इट मीन्स वी शुडंट कंपेयर विद होम ट्यूशन ऑफ अ फैकल्टी टू 4th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। इसमें वही बात करती कि हम सेम काइंड एंड नेचर होना चाहिए, अगर आइडेंटिकली होना चाहिए, हम लाइक काइंड एंड क्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे। क्या गाइडलाइंस अकेडमी टीचिंग और कोचिंग बढ़ेंगे, CMA's की ट्यूशन फी ऑफ गाइडलाइंस अकेडमी कैन बी कंपेयर विद अनदर अकेडमी ऑफ सेम काइंड एंड नेचर। वो ट्यूशन फी ऑफ गाइडलाइंस अकेडमी जो कंपेयर होगा उसी काइंड ऑफ नेचर से ही कंपेयर होगा, ना कि 4 स्टैंडर्ड्स क्या फैकल्टी होम ट्यूशन के साथ कंपेयर कर देंगे। तो इस शुड बी इन सेम काइंड एंड नेचर। ठीक है। अब ये दोनों सेम से हैं, इसमें कुछ कराने वाला कुछ है नहीं। और ये भी सेम है, इंटीरियर डिज़ाइनर वाला सेम, ये लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाला। हाँ, मेन ये है कि अभी हमने रूल 30 पढ़ा था जो कोस्ट बेसिस पे था। तो राजन कंपनी फर्निशिंग द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय देम टू फाइंड द ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग GST। डायरेक्ट मटेरियल आपका इतना है, इंक्लूसिव IGST है 944। ठीक है। डायरेक्ट वेजेस है, अदर एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है, एडमिशन ओवरहेड है। अब इस 25% रिलेटेड टू प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी में सिर्फ 25% ही आ रहा है, तो हम इसका 100 का 25% ही कंसीडर करेंगे जब हम कोस्ट, ये एकदम एक आपका कोस्ट शीट आप कॉस्टिंग में पढ़ते हैं ना, कोस्ट शीट की तरह ही आपको बनाना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 150 है, क्वालिटी कंट्रोल है
सेल ऑफ स्क्रैप रियलाइज्ड है और एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन। हमें रूल 30 के हिसाब से 110% ले लेना कॉस्ट का। देखिए अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, उसका इनटू रिवर्स कैलकुलेशन करके आप जीएसटी वाला पार्ट हटा दीजिए इसमें से, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस ले लीजिए, अदर एक्सपेंसेस ले लीजिए, इनडायरेक्ट मटेरियल ले लीजिए, ठीक है। आप फैक्ट्री ओवरहेड ले लीजिए, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ले लेंगे, बट ठीक है इसमें बोलेंगे हम 25% प्रोडक्शन कैपेसिटी में जा रहे हैं तो कॉस्ट में भी उतना ही इंक्लूड होगा। ठीक है, अब क्वालिटी कंट्रोल ले लिया हमने इसमें, ठीक है। बस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करनी होंगे, वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपके बाद में आते हैं, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल हो गया, सम टोटल आ गया, आपने स्क्रैप कर दिया, स्क्रैप के बाद आपने स्क्रैप एडजस्ट किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई आपकी, ठीक है। उसमें आपने प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया तो आपकी वैल्यू आ गई टोटल, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एन्यूमरेट्स वेरियस कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। सेक्शन आपका ये आपके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के प्रिंसिपल्स इसमें फॉलो होंगे फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस and the cost of acquisition will include cost of transaction cost, any local taxes, insurance, other expenditure like commission fee and so paid on procurement of goods. However, GST element will not be considered with for the purpose of determining the cost of acquisition. हम इसे GST वाला पार्ट, टैक्स वाला पार्ट कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है, 31 और 32 करने का इतना वो दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। बाकी हम बाद में कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट में, इसके थोड़ा सा पार्ट रह गए हैं अभी, तो मैं ये नेक्स्ट में कंटिन्यू करती हूँ। सो थैंक यू।